Hello friends, you are welcome in Federalism Part 2. In my previous video, we have been studied about the power sharing, the features of federalism, the types of federalism, coming together federalism and holding together federalism. Now, in this video, we will discuss on the decentralization of power, Panchayati Raj system in India, linguistic states and language policy in India. तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट की. लिंग्विस्टिक स्टेट मीन्स द स्टेट्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनको उनके लैंग्वेजेस, वहाँ के कल्चर, वहाँ की ज्योग्राफी पैटर्न, वहाँ के रीति रिवाज और वहाँ का एरिया, क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन सब के आधार पर फॉर्म किया गया. फॉर एग्जांपल नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. नागालैंड में रहने वाले लोग जब नागालैंड फॉर्म नहीं हुआ था या उत्तराखंड फॉर्म नहीं हुआ था तो इस पर्टिकुलर के लोगों की आइडेंटिटी एक जैसी थी, वहाँ का कल्चर एक जैसा था, लैंग्वेजेस एक जैसी थी. तो इस आधार पे एक यूनिट बना दी गई, एक स्टेट बना दी गई जिसको आज हम नागालैंड, उत्तराखंड या झारखंड के नाम से जानते हैं. अब लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं. हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि नो लैंग्वेज हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. मीन्स देयर इज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर इंडिया. भारत में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है. सभी लोगों के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हर एक भाषा को इम्पोर्टेंस दी गई है. सेंट्रल गवर्नमेंट कांट इम्पोज हिंदी ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स. ये भी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट नॉन हिंदी स्टेट्स के अंदर हिंदी को इम्पोज नहीं कर सकती. कॉन्स्टिट्यूशन में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं. सेंटर एग्री टू यूज इंग्लिश अलोंग विद हिंदी बाय दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज शोन. सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदी और इंग्लिश को लोगों को छूट दे दी गई है कि आप ऑफिशियल वर्क हिंदी और इंग्लिश, जो भी भाषा आपको पसंद है उसमें आप कर सकते हैं. इसके अलावा जो आपकी लोकल लैंग्वेजेज है, जो 22 लैंग्वेजेज में आ रही है, उसमें भी आप अपने कामकाज कर सकते हैं. फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को हिंदी में हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, केंद्र से दूर की तरफ जाना. मीनिंग व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट. इसमें क्या होता है, पावर शेयरिंग हमने पढ़ा है, तो पावर शेयरिंग में पावर को शेयर किया जाता है, वही डिसेंट्रलाइजेशन है. इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के काम को कम करने के लिए, वर्कलोड को कम करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारा काम बांट दिया गया, और स्टेट गवर्नमेंट के काम को कम करने के लिए और लोगों के बेनिफिट्स के लिए लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दे दिया गया. तो यही सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है. अब हम बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, वाई द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम इज आर नीडेड इन इंडिया. तो उसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले तो कि इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. इसकी साइज़ बहुत बड़ी है. हमारे यहाँ पर 130 करोड़ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और उन लोगों के बेटरमेंट के लिए, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए लोकल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है. पावर को डिसेंट्रलाइज करना ज़रूरी है. इंटरनल डाइवर्सिटी. इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी को हमने, आप 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, फूडिंग स्टाइल्स हैं. तो इतने सारे लोगों को अकोमोडेट करना भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है, और इन लोगों के डेवलपमेंट और इनके राइट्स, इनके रोज़गार के लिए सोचना भी इंडिया के लिए एक चैलेंज है. और उसको इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट बखूबी निभाने की कोशिश कर रही है और निभाती जा रही है.
इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को पावर्स दिए गए हैं ताकि लोकली उस पर्टिकुलर एरिया का विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर शेयरिंग के लिए भी आवश्यक है ताकि अच्छे से पावर शेयर हो सके। Now we will talk on basic idea behind decentralization. Number 1, solving large number of problems and issues at local levels. हमारे देश के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज लोकल लेवल्स पे होते हैं। उन लोकल लेवल पे इश्यूज का सॉल्यूशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसको डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम ही उस चैलेंज को पूरा कर सकता है, क्योंकि लोकल लेवल का जो इश्यू है वो लोकल लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है, वो ज़्यादा अच्छे से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर उन लोकल लोगों को वो पावर दे दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली लोकल प्रॉब्लम्स और लोकल इश्यूज डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम और उनके इश्यूज को कम करना या उनका सॉल्यूशन करना। नंबर 2, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन लोकेलिटी। तो अपनी लोकेलिटी के बारे में वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी और एमपी एमएलएज के कंपैरिजन में वहाँ के लोकल लोग अपने एरिया को अच्छे से जानते हैं और वहाँ की प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से जानते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स एफिशिएंटली। वो लोग ये भी जानते हैं कि पैसा कहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए। एक्चुअल जगह पर पैसा एक्सपेंस हो तो ऑटोमेटिकली उसका आउटकम भी आता है। तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। पीपल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। कंट्री के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं तो हमने पढ़ा है कि पार्लियामेंट में एमपीज़ बैठकर राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज़ डिसीजन लेते हैं। वैसे स्टेट के अंदर जो अपनी विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर एमएलएज बैठ कर के डिसीजन लेते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं लोकल लेवल की, तो डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से डिसीजन मेकिंग लोकल लेवल के लोग भी कर सकते हैं। यानी कि अगर गांव में सरपंच, पंच या फिर वार्ड मेंबर्स हैं या फिर ग्राम सभा के लोग हैं तो उन लोगों के डिसीजंस, उन लोगों की सजेशंस के अकॉर्डिंग गांव के ही लोग, गांव की अथॉरिटी डिसीजंस लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो या इश्यू हो उसका सॉल्यूशन अच्छे से कर सकती है। टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। तो अब हम बात करते हैं 1992 एक्ट। ये वो एक्ट है जो पंचायती राज सिस्टम के लिए बना है और डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम को इफ़ेक्टिवली इसने इंट्रोड्यूस किया। तो 1992 जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का 73 अमेंडमेंट था, 73वां संविधान संशोधन था जिसमें 1992 के अंदर जो एक्ट बना। इस एक्ट के अगर हम फीचर्स की बात करें तो द मेन फीचर्स आर इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट। 1992 के एक्ट ने अब पंचायत लेवल पर या लोकल लेवल पर चुनाव को रेगुलर कर दिया और ये मैंडेटरी कर दिया कि अब लोकल लेवल पर भी हर 5 साल में चुनाव होंगे। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs। यहाँ पर पंच, प्रधान, जिला प्रमुख, इन सब के लिए या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर जो सीट्स होती है या चेयरपर्सन्स होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन फिक्स कर दिया गया कि इतने परसेंटेज पे SC, इतने परसेंटेज पे ST के लोग होने ही होने चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं के ऊपर भी फोकस किया गया कि 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है।
अपने लिए और अपने कंट्रीज़ के डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में लोकल लेवल के लिए कि लोकल लेवल पर पॉलिटिक्स में महिलाओं की पार्टिसिपेशन कम से कम 33% कंपलसरी हो चुकी है। लेकिन एट इंडिया लेवल पर अभी तक महिलाओं को 33% सीट्स पे रिजर्वेशन नहीं मिला है। महिलाओं का कोई किसी तरह का रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में वहाँ पर नहीं है। तो महिलाओं की भागीदारी लोकल लेवल पे आज बढ़ रही है और महिलाएं भी देश की पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। वो भी अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे से काम कर सकती है, वुमेन राइट के लिए अच्छे से काम वो आज कर पा रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स इलेक्शन फॉर द लोकल लेवल्स। जिलों के लेवल पर, जिला परिषद के लेवल पर या फिर नगर पालिका या फिर पंचायत, पंचायत समिति, इन सब लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कराता है, न कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर में लोकल इलेक्शंस होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज़। जो लोकल बॉडीज़ है, फॉर एग्जांपल पंचायत, तो उसके जो भी रेवेन्यूज़ है, जो भी उसके टैक्सेस से जो कमाई हो रही है, रेवेन्यूज़ है, लैंड टैक्सेज है, उन सब पे स्टेट गवर्नमेंट का भी एक शेयर होता है। तो लोकल बॉडीज़ और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उस शेयर को आपस में बांटती हैं। अब हम बात करते हैं पंचायत राज सिस्टम की। इस सिस्टम की बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि करीब करीब इंडिया के हर एक स्टेट में थर्ड टियर सिस्टम यानी कि पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए। लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम एंड इन ऑल यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली। तो ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम लागू नहीं है। दिल्ली में पंचायती राज सिस्टम है, लेकिन इसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटरीज अपनी, वहाँ पर किसी भी तरह का पंचायती राज सिस्टम नहीं है। साथ ही साथ नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस ऑन पंचायती राज सिस्टम और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट रूरल एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। गाँव के लेवल पर, विलेज के लेवल पे ग्राम पंचायत होती है जो कि ग्राम सभा के द्वारा फॉर्म होती है। आजकल डायरेक्ट सरपंच का चुनाव होता है, वार्ड मेंबर्स के भी चुनाव होते हैं। तो सरपंच उस पंचायत का मुखिया होता है, हेड होता है, और पंच उसके मेंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा क्या होती है और इसके मेंबर्स कौन होते हैं और ग्राम सभा कब कब होती है। तो ग्राम सभा के मेंबर्स उस गांव का हर एक शख्स जिसकी एज 18 ईयर प्लस हो, 18 साल या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो उस गांव में रहता है वो गांव ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ग्राम सभा के सदस्य 50 भी हो सकते हैं। गांव के लोगों के द्वारा मिलकर के ग्राम सभा के सदस्यों का चुनाव होता है। वैसे इनडायरेक्टली उस गांव में रहने वाले 18 प्लस मेंबर्स सभी ही उसी के मेंबर होते हैं, पंचायत के मेंबर होते हैं। कम से कम एक साल में 2 बार ग्राम सभा की मीटिंग होनी जरूरी होती है। वैसे ये ज़्यादा बार भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 6 महीने में एक बार मीटिंग होनी जरूरी है। मीटिंग की डेट्स क्या होती है, अगर हम इसके ऊपर डिस्कस करें तो मीटिंग की कोई फिक्स वैसे डेट नहीं है। पंचायत अपने लेवल पे कोई भी डेट रख सकती है, लेकिन फिर भी 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर, ये जो डेट्स है इनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। अब हम रूरल एरिया में पंचायत से आगे बढ़ कर के इसके जस्ट ऊपर वाला लेवल ब्लॉक लेवल पे चलते हैं जो टाउन्स में होता है। ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति हुआ करती है जिसमें सर्कल रिप्रेजेंटेटिव्स इसके मेंबर्स होते हैं जिसको हम सीआर बोलते हैं। पंचायत समिति के मेंबर्स भी हम उनको बोल सकते हैं। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इनके हेड होते हैं। इलेक्टेड बॉडी में प्रधान जिसको हम बोलते हैं वो इसका हेड होता है।
अलग अलग स्टेट में इसको मंडल पंचायत भी बोलते हैं, पंचायत समिति भी बोलते हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद का जो हेड होता है वो जिला प्रमुख होता है, उसको जिला चेयरपर्सन भी बोल सकते हैं। और जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर के जिला परिषद का गठन करते हैं। ये सभी, चाहे वो पंचायत हो, पंचायत समिति हो या फिर जिला परिषद हो, इन सभी का मेन मोटो होता है अपने गांव का, अपने शहर का, अपने टाउन का विकास कराना, वहाँ की मूलभूत समस्याओं से गांव वालों को छुटकारा दिलाना, वहाँ के बेसिक फंडामेंटल जो डेवलपमेंट्स हैं वो वहाँ के कराना, लोगों को रोज़गार दिलाना। नाउ वी विल डिस्कस ऑन लोकल गवर्नमेंट एट अर्बन लेवल। शहरों में लोकल गवर्नमेंट कैसी है? तो शहरों में दो तरह से, एक छोटे टाउन, एक टाउन जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़े शहर नहीं है, टाउन है, कस्बे हैं, और एक है बिग सिटीज़। तो टाउन लेवल पर म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है जिसको हम नगर पालिका भी बोलते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज़, इनके ये चेयरमैन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं। बिग सिटीज़ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, मेयर इनके हेड होते हैं। क्लास 6 में ये कॉन्सेप्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो टाउन्स और बिग सिटीज़ के अंदर म्यूनिसिपैलिटीज़ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के पास और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको वो फेस करते हैं। तो मेन डिफ़िकल्टीज़ के अंदर है ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अधिकतर गांवों में ये देखा जाता है कि एक बार चुनाव हो जाने के बाद में ग्राम सभा कंडक्ट नहीं हो पाती है, ग्राम सभा हेल्ड नहीं हो पाती है। जबकि हमने पढ़ा है कि कम से कम साल में, एक वर्ष में 2 बार ग्राम सभा का आयोजन होना जरूरी है। और वाई द ग्राम सभा मीटिंग्स is important, are important for us because in Gram Sabha meetings we can discuss the issues related to the particular पंचायत और विलेज। हम अपने गांव के इश्यूज़, अपने गांव की प्रॉब्लम्स, अपने गांव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, नालियों में गंदगी फंसी पड़ी है, या सड़कें साफ़ नहीं होती है, या और कोई दूसरे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के इश्यूज़ है, एजुकेशन को लेकर के इश्यूज़ है, तो वो इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं ग्राम सभा में। अगर ग्राम सभा में वो इश्यूज़ डिस्कस ही नहीं किए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोकल बॉडी के जो हेड हैं, जिसको हम बोल सकते हैं पंच या सरपंच, तो वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो प्रेशर होना ज़रूरी है। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी होती है तो उसके ऊपर अपोजिशन पार्टी अपना प्रेशर बनाए रखती है और काम करवाती रहती है, वैसे ही लोकल लेवल पर पंचायत के अगेंस्ट, पंचायत के अपोजिट कोई रूलिंग पार्टी नहीं है, सॉरी, पंचायत के अगेंस्ट कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। वहाँ पर ग्राम सभा है जो गांव के लोगों के समूह के द्वारा बनी हुई है, और गांव के लोग अगर पंचायत पे प्रेशर डालते हैं इश्यूज़ को लेकर के, प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो ऑटोमेटिकली गांव में विकास होता है। Second problem is most of the state governments are not transferring powers and resources as well as fund also। तो स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सर्कमस्टेंसेज होते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी रिच होती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी पुअर होती है, उनके पास रिसोर्सेज की भी कमी होती है, फंड की भी कमी होती है। वो सही से रिसोर्सेज और फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं लोकल बॉडीज़ को। तो ये आज भी हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है, डिफ़िकल्टी बनी हुई है। अगर गांव में विलेज लेवल पर पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद लेवल पर अच्छे से रिसोर्सेज और फंड पहुंचता है तो गांव की दिशा और दशा दोनों बदलती है, गांव का विकास होता है, वहाँ की एजुकेशन अच्छी होती है, वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम डेवलप होता है, वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ती है, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती है, वहाँ पर लोग अवेयर होते हैं।